हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका और अभिनंदन। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका। देखिए, आज हम इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ेंगे। किसका चैप्टर पढ़ेंगे? इंग्लिश का एक चैप्टर। तो हम इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है टेंस। पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देखो, एक तक नज़रिए से, बौद्धिक तरीके से आप क्लास में उपस्थित रहना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखो, इंग्लिश का टॉपिक में हम पढ़ेंगे आज टेंस। टेंस में हम पढ़ेंगे टेंस के प्रकार, टेंस का प्रयोग, किस तरह, किस वाक्य में किस प्रकार से टेंस का प्रयोग किया जाता है और किस तरह से वो अपने आप में समय को बतलाता है, अपने आप में कार्य के किस प्रकार समय का प्रयोग होता है कार्य में। ठीक है। इस प्रकार हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस का सामान्य अर्थ होता है, टेंस का सामान्य अर्थ काल होता है। क्या होता है? काल या समय। वाक्य में टेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कार्य की समयशीलता को बताने के लिए। कार्य किस समय में हो रहा है, किस समय में कार्य घटित हो रहा है, उसको बताने के लिए हम सेंटेंस में टेंस का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में कोई कार्य, वाक्य में कोई कार्य किस समय हो रहा है, किस समय हो रहा है, उसकी उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ठीक। उसी प्रकार कोई वाक्य में, कोई सेंटेंस में काम हो रहा है, वो काम किस समय में हो रहा है? क्या वो काम समाप्त हो गया? क्या वो काम अभी वर्तमान में चल रहा है? क्या वो काम कब तक चलेगा और कब तक चल के समाप्त होगा? उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हम टेंस का उपयोग करते हैं। उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे सामान्य तौर पर टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? टेंस के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, इसी प्रकार देखिए टेंस, टेंस के टाइप का अर्थ होता है प्रकार। टेंस 3 प्रकार। टाइप कितने? 3। पहला प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। सामान्य तौर पर समझा दूं, प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल। जैसे कोई समय कार्य हो रहा है, कोई समय कार्य हो रहा है, वो अभी वर्तमान समय में कार्य चल रहा है, उस वर्तमान समय की जानकारी देने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। कोई काम में, जैसे मैं लिख रहा हूं, अब मैं वर्तमान समय में लिख रहा हूं ना, जैसे मेरे पास पेन है और मैं लिख रहा हूं, तो प्रेजेंट प्रेजेंट में दिख रहा हूं ना। इसी प्रकार उसकी जानकारी देने के लिए हम टेंस का प्रयोग करेंगे। टेंस का प्रयोग करते हुए ये बतलाएंगे कि मैं वर्तमान में लिख रहा हूं। उसी प्रकार ये हो गया पहला। उसी प्रकार ये दूसरा हो गया पास्ट टेंस। कोई घटना, कोई घटना घट चुकी है, बीत चुकी है, या वो पहले से शुरू हुई है और वो भी चल रही है। कब शुरू हुई, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट टेंस का सामान्य अर्थ होता है भूतकाल। सामान्य अर्थ होता है भूतकाल, अर्थात बीती हुई घटनाओं की जानकारी देने के लिए, जानकारी हमें देने के लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। हमें यदि बीता हुआ समय की घटना की जानकारी प्राप्त करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होता है वर्तमान काल। कैसा काल? वर्तमान काल। तो इस प्रकार हमारा तीसरा टाइप हो गया फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। इंपॉर्टेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का सामान्य अर्थ होता है भविष्यकाल। क्या होता है? भविष्यकाल। देखो, शुरुआती में हमने पढ़ा था टेंस के कितने प्रकार होते हैं, वो पढ़ेंगे।
टेंस किस प्रकार वाक्य में प्रयोग होते हैं वो भी पढ़ेंगे। इस प्रकार सामान्य तौर पर टेंस के तीनों प्रकार इस प्रकार से लिखे हुए हैं। प्रेजेंट टेंस का अर्थ होगा वर्तमान काल। यदि कोई कार्य वर्तमान समय में अभी वर्तमान में चल रहा है तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल। भूतकाल का अर्थ बीती हुई घटना की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्यकाल। ठीक है। इस प्रकार 3 टाइप हो गए। उसके बाद हम आप पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके भी तीनों के 4 टाइप होते हैं। इनको भी उप वर्गों में बांटा गया है। इन तीनों को 4 उप वर्गों में बांटा गया है। इस प्रकार 4 उप वर्गों में बांटने की वजह से कुल टोटल टेंस 12 हो गए। एक के 4, दूसरे के 4, तीसरे के 4, टोटल कितने टेंस? 12 टेंस हो गए। तो इस प्रकार होते हैं। देखो, पहला होता है प्रेजेंट टेंस। हमने पढ़ा कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का पहला कौन सा? सिंपल। प्रेजेंट का सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। और उसके बाद हो गया दूसरा कंटिन्यू टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। कंटिन्यू टेंस। ठीक है। और तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक। उसके बाद चौथा हो गया दोनों का साथ वाला प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसी प्रकार तीनों के तीनों टेंस हैं। तीनों के तीनों टेंस में सेम चलेंगे, इसी प्रकार से चलेंगे। पास्ट होगा तो पास्ट का सिंपल टेंस, पास्ट का कंटिन्यू टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। उस प्रकार चौथा हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर होगा तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इस प्रकार तीनों के 4 रूप हो गए। इनको उप वर्गों में बांटा गया है। उप वर्गों में बांटने की वजह से टेंस कुल टोटल 12 प्रकार के हो जाते हैं। इस प्रकार अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का सिंपल टेंस। प्रेजेंट का सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत आसान है, साधारण सा है, सिंपल सा है। प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसी प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस को याद करने के लिए सबसे पहले हम वाक्य लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे। इसका पहले लिखेंगे सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। कार्य सेंटेंस में सब्जेक्ट, ज़्यादातर सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट का प्रयोग प्रथम स्थान पर किया जाता है। वाक्य में, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद एस या ईएस का प्रयोग, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ये हो गया अफर्मेटिव। इसी प्रकार देखिए प्रेजेंट सिंपल के टेंस में अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ सब्जेक्ट लिख देता हूँ। ही यानी वह किसी व्यक्ति का नाम होने की वजह से सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया। कर्ता होने की वजह से ही का अर्थ होता है वह। ही मैन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एस या ईएस से पहले मैन वर्ब की
कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखो प्रेजेंट के सिंपल के चारों वाक्य, प्रेजेंट सिंपल के चार अफर्मेटिव वाक्य से लेकर नेगेटिव, नेगेटिव से लेकर इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से लेकर नेगेटिव इंटरोगेटिव, चारों में प्रेजेंट के मैन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। कौन सी फॉर्म का प्रयोग? मैन वर्ब का अर्थ होता है मुख्य क्रिया। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। इस तरह ही मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ही गो, वह जाता है, उसके साथ एस या ईएस, तो ओ आया है इसलिए ईएस का प्रयोग किया जाएगा। ही गोज टू बाड़मेर, वह बाड़मेर जाता है। वह कहाँ जाता है? बाड़मेर जाता है। इसी प्रकार सब्जेक्ट आ गया। सबसे पहले सब्जेक्ट करता, करता ही यानी वह, मैन वर्ब की पहली फॉर्म हो गई गो, मैन वर्ब की पहली फॉर्म हो गई। उसके साथ एस या ईएस का प्रयोग हो गया, एस ईएस का प्रयोग में से ईएस का प्रयोग हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है विशेषण। विशेषण स्थान का बहुत करवाते हैं विशेषण, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसी प्रकार प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की पहली फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब वाक्य आता है प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव वाक्य। ध्यान दीजिए, नेगेटिव वाक्य का अर्थ होता है नकारात्मक। इसमें सूत्र लागू हो जाते हैं। इसमें क्या हो जाते हैं? सूत्र लागू इस तरह होते हैं कि नकारात्मक प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया हमने। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया ना। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्रयोग के बाद एस या ईएस का प्रयोग हमने कर दिया। इसी प्रकार नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। प्रेजेंट सिंपल के नकारात्मक नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? डू और डज। हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होगा। इसी प्रकार सिंगुलर नाउन के साथ एक वचन कर्ता के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, स्थान, एक नाम का बोध हो, वहां पर किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा। प्लूरल सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा। इसी प्रकार प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन प्रेजेंट सिंपल के नकारात्मक नेगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग होगा, और एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग होगा। किस प्रकार होगा देखिए, इसी को हम नेगेटिव बनाते हैं। तो हम लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल ही यानी वह, तो वह क्या हो गया? वह एक वचन हो गया। वह क्या हो गया? एक वचन हुआ। एक वचन होने की वजह से इसके साथ किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग। किसका प्रयोग? डज का प्रयोग। नोट का प्रयोग थर्ड स्टेप पर किया जाता है, तीसरे स्थान पर किया जाता है। ही डज के बाद नोट हो गया, क्योंकि नकारात्मक वाक्य हम लिख रहे हैं नेगेटिव। ही डज नॉट गो, मैन वर्ब की पहली फॉर्म। क्या पढ़ा था मैंने कहा था ना, प्रेजेंट के सिंपल में सारे चारों हरों वाक्य में मैन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ही एंड वह डज आया। डज क्यों आया? डज आने की वजह है कि ये एक वचन है। ही एक वचन होने की वजह से डज का प्रयोग हुआ। थर्ड स्टेप पर नोट का प्रयोग, मैन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग। मैन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होने के बाद
ऑब्जेक्ट आएगा। क्या ऑब्जेक्ट था? टू बाड़मेर। इसके बाद हम लिख देंगे टू बाड़मेर। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार टू बाड़मेर। ये हो गया। इसका सूत्र इस प्रकार बनेगा, देखिए। सूत्र इस प्रकार बनेगा, पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव वाक्य का सूत्र इस प्रकार बनेगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज का प्रयोग, प्लस उसके बाद नोट का प्रयोग। थर्ड स्टेप पर किसका प्रयोग? याद रखना, प्रेजेंट सिंपल के टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग, वो भी नेगेटिव, इंटरगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव तीनों में होगा। ऊपर वाले अफर्मेटिव वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एस और ईएस का ही हम प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब का अफर्मेटिव वाक्य में कोई प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। नेगेटिव वाक्य पढ़ रहे हैं, नेगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग होगा और एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग। आया समझ में? उसके बाद सूत्र इस प्रकार से बन रहा है। हमने तो ये इस प्रकार लिखा था, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाया, नेगेटिव बनाने पर इस तरह ये हट गया और मैन वर्ब की पहली फॉर्म रह गई और थर्ड स्टेप पर नोट लिख दिया। एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग कर दिया? एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग कर दिया और पीछे ऑब्जेक्ट लिख दिया। इस प्रकार साधारण से वाक्य और अंतिम में फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया। तो हम ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज का प्रयोग होगा। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट, नोट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा। नोट के बाद किसका प्रयोग? ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ऑब्जेक्ट यानी विशेषण, स्थानवाचक, जो भी कुछ वस्तु हो पीछे आती है ना, वहाँ पर उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार हो गया। ये हो गया उसका सूत्र, ये हो गया ये सूत्र, ये इसका एग्जाम्पल, ये हो गया नेगेटिव वाक्य, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव वाक्य। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल का इंटरोगेटिव वाक्य। इंटरोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है? तीसरा। पहला तो हो गया अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद हम अब पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। एक टक नजरिए से जो बच्चा ध्यान दे रहा है अच्छी तरीके से प्रेजेंट सिंपल कन्फर्म तरीके से कंप्लीट कर लेगा। बहुत ही कम समय में आसान तरीके से गागर में सागर भरने वाली बात हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार सूत्र इसमें इस प्रकार होगा, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने समय, इंटरोगेटिव वाक्य सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखना, यदि कोई वाक्य क्वेश्चन मार्क बन रहा है, क्वेश्चन मार्क पीछे लग रहा है, तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? अभी पढ़ा पीछे 2 मिनट पहले, डू और डज। कौन सी? डू और डज। तो हम डू और डज का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट को हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह रख देंगे, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह। ये सही हो गया सब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया सूत्र। सबसे पहला सूत्र क्या था? सबसे पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के बाद एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा दिया, सिंपल सा। उसके बाद थोड़ा सा टप आया कि नेगेटिव वाक्य में नोट का प्रयोग करेंगे, नोट का प्रयोग थर्ड स्थान पर करेंगे। उससे पहले नेगेटिव वाक्य आते ही क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब आ गई। नेगेटिव वाक्य बनते ही हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस
मैन वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। इसी प्रकार इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। वही सूत्र लेंगे, पहले वाला सूत्र लेंगे। देखिए सेम सेम सूत्र लेने से टेंस का समझना आसान हो जाता है। इसी प्रकार हम लिखेंगे डज प्लस डज के बाद सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट क्या था, डज के बाद सब्जेक्ट था ही, डज ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब की पहली फॉर्म डज ही गो टू बाड़मेर। यही था ना, यही था, ठीक है। डज ही गो टू बाड़मेर। डज यानी क्या, यानी वह, गो यानी जाता है, टू बाड़मेर क्या वह बाड़मेर जाता है। इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया। सबसे पहले क्या 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 प्रश्न किया था, वह बाड़मेर जाता है, ही गोज टू बाड़मेर अफर्मेटिव में। फिर नेगेटिव आ गया, फिर क्या कह रहा है, क्या वह बाड़मेर जाता है। और अब सॉरी नेगेटिव में क्या वह बाड़मेर नहीं जाता, सॉरी क्या बाड़मेर नहीं गया वो। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में कह रहा है डज ही गो टू बाड़मेर, क्या वह बाड़मेर जाता है। इसी प्रकार डू यू कुक फूड, मैन वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले क्या आ गया, क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आया। सॉरी यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे पीछे, बस सेंटेंस के अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। क्या कह रहे हैं, डू का प्रयोग हुआ है क्योंकि यू बहुवचन करता है, बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग। डू यू कुक फूड, क्या तुम भोजन बनाते हो, क्या तुम भोजन बनाते हो। इसी प्रकार पूछ लिया। एक वचन के साथ डज का प्रयोग, सॉरी डज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग। इसी प्रकार चौथा वाक्य है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। एक टक नजर से देखना, समाप्त होने वाला है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। इसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य भी हैं और नकारात्मक भी साथ में है। इसी प्रकार प्रश्नवाचक साथ में है तो पहले हम डू डज का प्रयोग करेंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार जैसे सेम सेम वाक्य लेंगे, सेम सेम वाक्य लेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर डज ही गो टू, डज ही नॉट गो टू बाड़मेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज ही एन वे एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग, डज ही। तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग, नॉट प्लस नॉट के साथ किसका प्रयोग, गो का प्रयोग, गो टू बाड़मेर। नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक साथ में बन गया। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अंत में किया जाएगा। इसी प्रकार, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये देखिए, डज यानी क्या, ही एन वे, नॉट यानी नहीं, गो यानी जाता है, टू बाड़मेर, क्या वह बाड़मेर नहीं जाता है। इसी प्रकार एक वचन कर्ता के साथ हमने डज का प्रयोग किया। यदि हम इसको बनाएंगे, इस वाक्य को इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो डू का प्रयोग पहले होगा, उसके बाद यू प्लस उसके बाद बीच में यह नोट आ जाएगा, उसके बाद मैन वर्ब की पहली फॉर्म रहेगी प्लस फूड
इस तरह ये वाक्य अपने आप में इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। दौरान कर लेते हैं एक नज़रिए से। देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस के चार रूप, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। प्रेजेंट के अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की पहली फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रेजेंट का अफर्मेटिव होने के बाद नेगेटिव में थर्ड स्थान पर नोट लगने पर नेगेटिव वाक्य बन जाता है। थर्ड स्थान पहले सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव, प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव आने पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ होगा, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग होगा, डू बहुवचन कर्ता के साथ और डज एक वचन कर्ता के साथ। क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस मेन वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से नेगेटिव हो गया। उसी प्रकार इंटरोगेटिव वाक्य को नेगेटिव से इंटरोगेटिव में बदलने के लिए नोट को हटाएंगे और सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट को रखने पर इसी प्रकार से वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। उसी प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य और उसके साथ नकारात्मक जोड़ने के लिए इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य में पहले क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद थर्ड स्थान पर नोट और नोट मेन वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से वाक्य बन जाएंगे। ये हो गया प्रेजेंट का सिंपल टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार बहुत आसान तरीके से हम आगे जिस प्रकार बढ़ेंगे हमारे साथ जुड़े रहिए। आसान तरीका बताएंगे, आसान तरीके से हम टेंस को समझेंगे। इंग्लिश के हर एक चैप्टर को, इंग्लिश में जितने चैप्टर होते हैं संपूर्ण चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। इसी प्रकार लोगों के नज़रिए से नहीं चलिए, अपने आप से, आपके नज़रिए से अपने आप को देखिए और आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मन में भावना रखते हुए आगे बढ़िए, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।